बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस स्टडी करना है कि व्हाट इज द प्रोसेस टू मैनेज द रिस्क। उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे हम उनको देखेंगे। आज के लेक्चर में जो चीज़ें हमने कवर करनी है वो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में थोड़ा देखेंगे। हाउ टू असेस द रिस्क, इसको स्टडी किया जाएगा। क्राइटेरिया क्या होगा इसका, रिस्क एक्सपोजर क्या होता है, रिस्क एनालिसिस किस तरह से किया जाता है और रिस्क प्लानिंग जो है वो कैसे की जाती है। हम इन चीज़ों को आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की जब बात की जाती है, इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेप्स। स्टेप 1 पे आइडेंटिफिकेशन की जाती है। सबसे पहले ये जरूरी है जानना कि देयर इज सम रिस्क इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। यानी जो प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं उसमें कौन कौन से पॉसिबल रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमने डिफरेंट टाइप के रिस्क स्टडी किए थे। इसमें कुछ बिजनेस रिस्क हो जाते हैं, कुछ प्रोजेक्ट रिस्क हो जाते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन रिस्क हो जाते हैं। So we have to study that what type of risk are involved जो हमारे प्रोजेक्ट को जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हमने एनालिसिस करना होता है, एक्सेस करना होता है दैट व्हाट इज द लाइकलीहुड ऑफ अकरिंग दिस काइंड ऑफ रिस्क। यानी जो रिस्क जिसके जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं इनमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के इनमें से कौन कौन सा रिस्क जो है वो ज्यादा हाई प्रायोरिटी पे अकर हो सकते हैं या ट्रू हो सकते हैं या रियलाइज हो सकते हैं। हमें इसको देखना पड़ता है, इसका एनालिसिस करना पड़ता है और फिर हमें ये भी देखना पड़ता है कि अगर इनमें से एक स्पेसिफिक किस्म का रिस्क जो है वो रियलाइज हो रहा है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। यानी वो किन चीजों पे इफेक्ट करेगा, क्या वो टाइम पे इफेक्ट करेगा, क्या वो स्केड्यूल पे इफेक्ट करेगा, क्या वो हमारी प्रोग्रेस पे इफेक्ट करेगा, क्या वो क्वालिटी जो है उसको डिटीरियोरेट करेगा, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो हमें इसको भी देखना पड़ता है। जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज रिस्क प्लानिंग। अब हमने एनालाइज कर लिया, उसके अकॉर्डिंगली हमें प्लान्स डिफाइन करने हैं कि हाउ टू अवॉइड और मिनिमाइज दोज रिस्क, या उनके इफेक्ट्स हैं उनको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। देन रिस्क मॉनिटरिंग जो है वो हमें अलाउ करती है, हम ये मॉनिटर करें यानी एक चीज पे नजर रखें कि इनमें से कौन से रिस्क जो है वो अकर होने वाले हैं और कौन से रिस्क जो है वो रियलाइज किसी भी टाइम हो सकते हैं या वो अबाउट टू रियलाइज। सो उनके एग्जिस्ट करने से पहले, उनके एक्चुअल में रियलाइज होने से पहले हमें जो है वो मेंटली रेडी होना पड़ता है। अगर हम रिस्क मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो हम उनको थ्रू आउट जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। ये कुछ अगर हम डायग्राम की फॉर्म में बात करते हैं, दिस इज दीज स्टेप्स आर यूज्ड। अगर हम रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करते हैं तो ये दिस इज अ प्रोसेस जो हमें हम फॉलो करते हैं। इसमें सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसके बाद एनालिसिस करते हैं, देन प्लानिंग करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग के बाद अगेन हमें जो है वो समटाइम एनालिसिस करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, मॉनिटरिंग। ये पूरे का पूरा प्रोसेस जो है वो चलता रहता है जब तक कि हमारे पास प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। ये कुछ हमारे पास आउटपुट्स आ रही हैं हर फेज की, हर स्टेप की जो हमने रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में परफॉर्म किया है। यानी आइडेंटिफिकेशन का जब हम प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो वो हमें पोटेंशियल रिस्क की लिस्ट प्रोवाइड कर देता है। और जब हम एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारे पास कौन से रिस्क ऐसे हैं जो जिनका लाइकलीहुड टू अकर या जिनकी प्रोबेबिलिटी टू अकर ज्यादा है, जिनको हमें हाई प्रायोरिटी पे मेक श्योर करना है कि हम उनको मॉनिटर करें। उसके बाद प्लानिंग के फेज की आउटकम क्या आती है कि हम एक रिस्क अवॉइडेंस एंड कंटीजेंसी प्लान डिफाइन कर लेते हैं। हम प्लान कर लेते हैं कि हम इन रिस्क को किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं, उसकी डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हुए। और जो मॉनिटरिंग का स्टेप है या जो प्रोसेस है उसके अंदर हम रिस्क की असेसमेंट करते हैं कि रिस्क जो है वो किस हद तक रियलाइज हो सकता है और उसमें से कौन सा रिस्क ऐसा है जो इट इज नियर टू हैपन है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इसमें हमें हर स्टेप पे या हर प्रोसेस के एंड पे एक आउटपुट मिल रही होती है। रिस्क के इम्पैक्ट को असेस किया जा सकता है। हमने कहा था कि हमें ये भी असेस करना है कि अगर एक रिस्क रियलाइज होता है तो वो किस चीज पे इफेक्ट करेगा। मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर जो कि कॉन्सिक्वेंसेस डिफाइन करते हैं। इट्स नेचर ये बताता है कि प्रॉब्लम्स जो कि
पॉसिबल हो सकती हैं अगर रिस्क जो है वो अकर होगा तो वो नेचर जो है वो बताएगी कि उस किस किस्म की प्रॉब्लम्स जो हैं वो अकर हो सकती हैं। उसका जो स्कोप है, क्या नो। उसका स्कोप जो है वो पूरे, इज देयर एनी क्वेश्चन? ऑल राइट, सो इट्स स्कोप ये डिफाइन करेगा कि ये किस हद तक प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो इफेक्ट हो सकता है, यानी उसकी सिवेरिटी क्या होगी, कितना स्वेयर हो सकता है, क्या वो पूरे प्रोजेक्ट को जेपरडाइज कर देगा, क्या वो कुछ पार्ट को जेपरडाइज करेगा, क्या वो एक या दो टीम मेंबर्स को जेपरडाइज कर सकता है, यानी किस हद तक जो है वो प्रोजेक्ट को इफेक्ट कर सकता है, हाउ सीरियस इट इज। ठीक है। देन जो थर्ड फैक्टर है वो है इसकी टाइमिंग, कि वो किस टाइम पे अकर हो रहा है। क्या वो बिल्कुल प्रोजेक्ट के स्टार्ट में अकर हो रहा है जब कुछ काम परफॉर्म नहीं किया गया, या वो प्रोजेक्ट एंडिंग फेज पे अकर हो रहा है जब हम हर चीज जो है वाइंड अप कर रहे हैं और चीजें हमारी जो एंडिंग फेज पे हैं और हमें जो है वो टाइमली डिलीवरीज करनी है, तो यानी वो उसकी टाइमिंग क्या है। तो ये तीन चीजें हैं, नेचर, स्कोप और टाइमिंग, जो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज है उनको डिफाइन करने में हमें हेल्पफुल साबित होते हैं, हम उसे असेस कर सकते हैं। हम जो एक मेथड फॉलो कर सकते हैं, वो मेथड क्या है, सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस फॉर ईच टाइप ऑफ रिस्क। सबसे पहले हमें ये फाइंड करनी है। उसके ये जो हम फाइंड करने के बाद हम एक फिगर 25.1 अभी आगे आएगी, उसके अंदर हम इम्पैक्ट फाइंड कर सकते हैं कि हर कंपोनेंट का इम्पैक्ट क्या होगा गिवन क्राइटेरिया की बेस पे, ताकि हम ये देख लें कि इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या हो सकता है। थर्ड स्टेप जो है वो ये है कि हमने एक रिस्क टेबल यूज करना है, उसको कंप्लीट करके एनालाइज करना है रिजल्ट्स, और उसको यूज करते हुए हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास रिस्क की करंट पोजीशन क्या है। तो हम ये दो चीजें यूज करेंगे, फिगर 25.1 और एक फिगर है 25.2, इन दो को यूज करते हुए हम ये का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। ये हम उस फिगर की बात करें 25.1 जो हमें हेल्प करेगी टू फाइंड आउट द इम्पैक्ट फॉर ईच कंपोनेंट। हमारे पास ये क्राइटेरिया गिवन है, इसको यूज करते हुए आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कैटेगरीज आ रही हैं, कुछ रिस्क हमारे पास कैटेस्ट्रॉफिक होते हैं, कुछ क्रिटिकल होते हैं, कुछ मार्जिनल होते हैं, कुछ निग्लिजिबल होते हैं। ये जितना हम ऊपर जा रहे हैं, यानी ऊपर की साइड पे हमारे पास रिस्क की जो है वो इंटेंसिटी या सिवेरिटी वो इंक्रीज हो रही है। ये हमारे पास सबसे नीचे निग्लिजिबल रिस्क है। और अगर हम यहाँ पर आते हैं तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, कुछ परफॉर्मेंस सपोर्ट है, नॉर्मल सपोर्ट है, कॉस्ट है या स्केड्यूल है। या तो आपका जो रिस्क है वो परफॉर्मेंस या सपोर्ट, परफॉर्मेंस सपोर्ट पे इफेक्ट करेगा या नॉर्मल सपोर्ट पे इफेक्ट करेगा, या वो कॉस्ट को इफेक्ट कर सकता है या स्केड्यूल को इफेक्ट कर सकता है। ये टेबल हमें हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई कि हमें किस किस्म का रिस्क है, तो हमें जो है वो किस चीज पे इफेक्ट कर सकता है। अगर हमारे पास निग्लिजिबल रिस्क है और उसमें ये हो रहा है कि फेलियर टू मीट द रिक्वायरमेंट वुड क्रिएट इनकन्वीनियंस और नॉन ऑपरेशनल इम्पैक्ट, कि एक रिक्वायरमेंट है, ये एग्जांपल है निग्लिजिबल रिस्क के, कि कोई रिक्वायरमेंट आपने कंप्लीट नहीं की है, लेकिन उसे कंप्लीट ना करने से ये होगा कि इस नॉमिनल से इफेक्ट पड़ेगा और एक इनकन्वीनियंस पैदा होगी जो इन ज्यादा प्रोजेक्ट को इतना ज्यादा एक्सट्रीमली वे में इफेक्ट नहीं कर सकते। और टेक्निकल परफॉर्मेंस में कोई रिडक्शन नहीं हो रही, आपकी जो परफॉर्मेंस है उस पर कोई इतना इफेक्ट नहीं हो रहा, सो इट इज फाइन। ठीक है। या अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट में ये भी हो सकता है कि इजीली सपोर्टेबल सॉफ्टवेयर है, उसमें कोई प्रॉब्लम में डिफिकल्टी नहीं है। फिर अगर हम कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट में ये हो सकता है कि एरर्स रिजल्ट इन माइनर कॉस्ट और स्केड्यूल इम्पैक्ट विद एक्सपेक्टेड वैल्यू लेस देन $1,000, यानी अगर आपका नुकसान उससे जो है वो सिर्फ $1,000 का हो रहा है, तो ये हो सकता है कि हम पॉसिबल जो बजट है उसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लें, बिकॉज इतनी गुंजाइश हम प्रोजेक्ट में रख लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। और हम ये भी कर सकते हैं कि हमारा जो स्केड्यूल है उसमें डिलीवरी डेट जो है उसको मैनेज किया जाए, आगे पीछे कर लिया जाए, ताकि वो अचीवेबल बन जाए। अगर रिस्क मार्जिनल है, उसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, फेलियर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स वुड रिजल्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ सेकेंडरी मिशन, यानी आपका कोई गोल था प्रोजेक्ट में, जो यूजर ने आपको गोल्स डिफाइन करके दिए हुए हैं, वो गोल्स जो है उनको इफेक्ट हो रहा है,
अगर आप वो रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो दिस मीन, और ये भी हो सकता है कि उसका आउटकम क्या आ रही है कि थोड़ी जो टेक्निकल परफॉर्मेंस है उसके अंदर रिडक्शन आ रही है, यानी वो परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं हो रही है, तो उसमें जो है वो कुछ कमी आ रही है। तो ये एग्जांपल हो सकती है। देन आपका जो रिस्पॉन्सिव सॉफ्टवेयर सपोर्ट है वो वो इस तरह से कि जो इफेक्ट होगा तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो सपोर्ट मिल रही है। तो ये उसकी एग्जांपल हो सकती है। कॉस्ट में क्या हो सकता है, कॉस्ट इम्पैक्ट और रिकवरेबल स्केड्यूल्स जो है उनका नुकसान जो है वो एक 1000 US डॉलर से लेके 100,000 US डॉलर तक जा रहा है, जो कि अभी भी स्टिल वी आर सेइंग इट इज मार्जिनल, यानी सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं हम वो मैनेज कर सकते हैं। और इस सूरत हाल में हम रियलिस्टिक अचीवेबल स्केड्यूल भी डिफाइन कर सकते हैं जो इस नुकसान को जो है वो कम से कम कर दे। इसी तरह से अगर रिस्क क्रिटिकल आता है उसमें क्या होगा कि सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो इतनी ज़्यादा डिग्रेड हो सकती है कि आपका जो मेन गोल है प्रोजेक्ट का या जो मिशन है उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए कि इफ इट इज अप्रूव्ड और नॉट, इट इज कंप्लीटेड और नॉट। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि आपकी जो टेक्निकल परफॉर्मेंस है उसमें रिडक्शन होगी, आपके जो मॉडिफिकेशन है सॉफ्टवेयर की उसमें डिलेज आएंगे। और अगर हम कॉस्ट की बात करेंगे तो फेलियर रिजल्ट्स इन ऑपरेशनल डिलेज, और इसका जो लॉस है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, यानी 100,000 डॉलर से लेके 500 जो है वो 1000 US डॉलर तक जा सकता है। और उसके इम्पैक्ट क्या होगा कि शॉर्टेज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो जाएंगी, और पॉसिबल ओवररन हो सकते हैं, पॉसिबल स्लिपेज इन डिलीवरी डेट, यानी आप शायद डेट पे डिलीवर ही ना कर सके अपना प्रोजेक्ट। देन अगर हम कैटेस्ट्रॉफिक की बात करते हैं, यानी दिस इज द वर्स्ट केस जो एग्जिस्ट कर सकता है, फेलियर टू मीट द रिक्वायरमेंट विल रिजल्ट इन मिशन फेलियर, आपका प्रोजेक्ट फेलियर हो सकता है, प्रोजेक्ट कस्टमर एक्सेप्ट ही ना करे। उसमें क्या होगा कि आपका जो इसका जो इम्पैक्ट है क्या होगा कि आपके प्रोजेक्ट के नॉन अचीवमेंट ऑफ टेक्निकल परफॉर्मेंस होने के, लाइक आपने परफॉर्मेंस अचीव ही नहीं की है जो अकॉर्डिंगली प्लान थी उसके हिसाब से। और सपोर्ट पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कि आपकी जो सपोर्ट है वो अनस्टॉपेबल है, नॉन रिस्पॉन्सिव है। देन अगर कॉस्ट की बात करते हैं तो बजट जो है वो डेफिनेटली एक्सीड कर जाएगा 500 US डॉलर से, यानी ज्यादा आप लॉस बेयर कर रहे होंगे। और जो डिलीवरी डेट है वो भी अनअचीवेबल हो जाएगी, उसको अचीव करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज है और ये उनके इम्पैक्ट्स हैं कि उनके इम्पैक्ट जो है वो किन चीज़ों पे हो सकते हैं, परफॉर्मेंस पे भी हो सकते हैं, सपोर्ट पे हो सकते हैं, कॉस्ट पे हो सकते हैं, या स्केड्यूल के ऊपर हो सकते हैं। सो इस टेबल के बाद हम एक और टेबल देखते हैं, इसको हम रिस्क टेबल कहते हैं, इसे हमें कंप्लीट करना होता है। सो इसमें हमने जो आइडेंटिफाइड रिस्क होते हैं उनको लिखा होता है, साइज एस्टिमेट जो है वो उसको ये लो भी हो सकता है, इसका लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स देन प्लान, ये पॉसिबल ऑफ रिस्क है कि हमने प्लान किया था कि हमारे पास 100 यूजर्स होंगे, हमें कस्टमर ने 100 यूजर्स का बताया था, लेकिन अब यूजर जो है वो 200 तक क्रॉस कर रहे हैं, तो अब हमने इसके लिए तो मैनेज ही नहीं की चीजें, तो ये एक पॉसिबल रिस्क हो सकता है। तो फिर हम क्या करेंगे अगर ऐसा कुछ हो जाए। लेस रीयूज देन प्लानिंग की थी कि हमें रीयूजेबिलिटी करनी है, लेकिन रीयूजेबिलिटी जो है वो पॉसिबल नहीं है, और इसकी वजह से हमें ज्यादा कोडिंग खुद करनी पड़ी है, उसकी वजह से टाइम ज्यादा लग रहा है, तो ये पॉसिबल रिस्क हो सकता है। इसमें जो ये जो रिस्क है आपको कैटेगरीज नजर आ रही है, पीएस और बीयू और सीयू और टीई की डिफरेंट 4 कैटेगरीज हैं। इनमें पीएस जो है वो प्रोजेक्ट साइज को डिनोट कर रहा है कि इस रिस्क जो है इसकी कैटेगरी आएगी प्रोजेक्ट साइज के ऊपर, ये प्रोजेक्ट साइज कैटेगरी का रिस्क है। और जो आपके पास बीयू यानी एंड यूजर्स रेजिस्ट द सिस्टम, ये बिजनेस रिस्क की टाइप है। देन आपके पास डिलीवरी डेडलाइन विल बी टाइटेंड, ये भी एक मे बी कस्टमर आपको डिलीवरी डेडलाइन जो है वो ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दे उस मामले में, तो ये अभी अगेन आपके पास बिजनेस रिस्क हो सकता है। फंडिंग विल बी लॉस्ट, ये आपके पास एक जो है वो स्पेशल किस्म का रिस्क हो सकता है जो हमारे पास कैटेस्ट्रॉफिक कैटेगरी में आ जाता है।
ठीक है। देन हमारे पास कस्टमर विल चेंज द रिक्वायरमेंट्स, इसमें आ जाएगा ये प्रोजेक्ट साइज रिस्क है कि प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट बार बार चेंज होनी है, प्रोजेक्ट का साइज उसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है। देन टेक्नोलॉजी विल नॉट मीट द एक्सपेक्टेशन, तो ये हमारे पास these all are the risk types। लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑन टूल्स भी हो सकता है, स्टाफ इज इनएक्सपीरियंस्ड, ये हमारे पास सपोर्ट रिस्क हो सकता है। स्टाफ टर्नओवर विल बी हाई, ये भी पॉसिबल रिस्क है सपोर्ट का। तो हमने इनकी प्रोबेबिलिटी फिल करनी होती है कि व्हाट डू वी थिंक कि हमारे सिनेरियो में, हमारे प्रोजेक्ट में इन रिस्क में से ये जो लिस्ट है गिवन, या कुछ और भी आप बीच में ऐड कर सकते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है अगर होने की। हाउ मच लाइकली इट इज कि इनमें से जो है वो नंबर ऑफ यूजर्स जो हैं जितना हमने प्लानिंग की है उससे ज्यादा हो सकते हैं। क्या 50% चांस है, क्या 80% चांस है, क्या 70% चांस है, या क्या बिल्कुल माइनर चांस है कि लाइक 2% चांस। उसके हिसाब से हम ये वैल्यूज फिल करते हैं। इम्पैक्ट में हम आ जाएंगे यहाँ पर। इम्पैक्ट की वैल्यू जो है हम 1 देंगे अगर हमारे पास रिस्क जो है वो कैटेस्ट्रॉफिक होगा, 2 देंगे कि क्रिटिकल है, 3 होगा मार्जिनल, और 4 होगा निग्लिजिबल जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली हम हर रिस्क के अगेंस्ट ये वैल्यूज भी फिल कर देंगे। रिस्क इम्पैक्ट का जो है रिस्क एक्सपोजर जो है वो भी मेजर किया जा सकता है। रिस्क एक्सपोजर के लिए एक फॉर्मूला गिवन है, यानी RE रिस्क एक्सपोजर इज इक्वल्स टू P into C। दैट इज P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिस्क कि कितना हो सकता है, C इज द कॉस्ट कि प्रोजेक्ट जो है वो को क्या कॉस्ट पड़ेगी वो रिस्क एक्चुअल में रियलाइज हो जाता है। तो ये हमारे पास रिस्क एक्सपोजर के कैलकुलेशन का फॉर्मूला, ये प्रोडक्ट है प्रोबेबिलिटी और कॉस्ट की। ये जो हमने पीछे अभी प्रोबेबिलिटी डिफाइन की थी, टेबल के अंदर फिल की थी, उसको यूज करते हुए हम इसको यूज करके कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं कि अगर P हमारे पास 80% है, लाइक प्रोबेबिलिटी के 18 में से 60 सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में से जो 18 ऐसे हैं जो हमें खुद डेवलप करने पड़ेंगे, और ये ऐसा करने की प्रोबेबिलिटी 80% है, और जो टोटल कॉस्ट है वो 18 कंपोनेंट्स को डेवलप करने के लिए से $25,000 है। तो ये कंप्लीट इसका जो रिस्क एक्सपोजर अगर हम निकालें तो इसकी जो वैल्यू आएगी 80 इंटू 25,000, ये हम इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है। रिस्क एनालिसिस की बात करते हैं हम, असेस करते हैं। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी और सीरियसनेस ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं। देन हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है वो लो, हाई या मॉडरेट भी हो सकती है, या वेरी हाई भी हो सकती है, इसको देखते हैं। देन रिस्क के जो इफेक्ट्स हैं हमने अभी डिस्कस किया कि वो कैटास्ट्रॉफिक भी हो सकते हैं, सीरियस भी हो सकते हैं, टॉलरेटेबल भी हो सकते हैं, ये जो हमने अभी टेबल में सब चीजें देखी थी। तो इस तरह से कुछ हमारे पास सैम्पल एग्जाम्पल्स हैं रिस्क एनालिसिस की। ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फोर्स रिडक्शंस इन द प्रोजेक्ट बजट, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी लो है तो, और इसके इफेक्ट्स जो हैं वो कैटास्ट्रॉफिक बेसिकली होते हैं अगर हमारे पास बजट लॉस हो जाएगा तो। It is impossible to recruit staff with the skills required for the project, और ये अगर इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और इसके इफेक्ट्स जो हैं स्टिल कैटास्ट्रॉफिक होंगे। ये जरूरी नहीं किसी चीज की प्रोबेबिलिटी हाई होगी तो वो उसके इफेक्ट्स भी कैटास्ट्रॉफिक ही होंगे, ये डिपेंड करता है, ये चीजें एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो हमें ये सेपरेटली देखना पड़ेगा। की स्टाफ आर इल एट क्रिटिकल टाइम्स इन द प्रोजेक्ट, अब प्रोजेक्ट की एंडिंग चल रही है, डेडलाइंस चल रही हैं, और आपका जो मेन स्टाफ है, जो मेन टीम है, वो उसमें से 2-3 लोग जो हैं वो लेट से बीमार हो गए हैं, दे आर नॉट अवेलेबल, वो काम नहीं कर पा रहे। ये अगर होने की अगर प्रोबेबिलिटी मॉडरेट है तो इसके इफेक्ट्स जो हैं वो सीरियस में जा सकते हैं। इसी तरह से ये कंप्लीट हमारे पास लिस्ट है जिसमें हम एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, उसमें प्रोबेबिलिटी एक तरफ रख लेते हैं, दूसरी तरफ इसके इफेक्ट्स रख लेते हैं, और ये हमने अपनी थिंकिंग, अपनी सोच से डिफाइन करना होता है कि हमारे पास कौन सी चीज़ों के इफेक्ट्स हैं कैटेस्ट्रॉफिक होंगे जो हमारे नाकाबिले बर्दाश्त हैं और जिसकी वजह से प्रोजेक्ट फेल हो सकता है, किसके इफेक्ट्स हैं सीरियस हैं, किसके टॉलरेटेबल हैं, और किसके जो है वो इनसिग्निफिकेंट हैं। ठीक है। रिस्क प्लानिंग में फिर क्या हो सकता है कि हम रिस्क को अवॉइड करने की स्ट्रैटेजीज डिफाइन कर सकते हैं कि जिसमें रिस्क जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है। हम मिनिमाइज करने की स्ट्रैटेजी डिफाइन कर सकते हैं कि हम उसको जो है वो रिस्क के इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर दें कि यानी अगर उसका असर हो, यानी रिस्क अगर रियलाइज हो गया है
और उसका जो असरात है उनको हम कम से कम कर दें, यानी मिनिमाइज कर दें। या हम ये कह सकते हैं कि हम उसके कंटिजेंसी प्लान बना सकते हैं कि रिस्क अगर जो है वो अगेन अगर हो गया है तो हमारे पास उसे डील करने के लिए प्लान जो है वो कौन से हो सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। अगर इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। नो क्वेश्चंस? Yes, ma'am. No question. Yes, ma'am. All right then, please stay with me. I'll mark your attendance.